अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के जाने माने विशेषज्ञ अजय बग्गा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। बग्गा साहब सुप्रभात, स्वागत है आपका। आज ढेर सारे सवाल है मेरे पास आपके लिए, एक एक करके मैं धड़ाधड़ पूछता हूँ। सबसे पहले तो बताएं सर, ट्रंप ने क्यों आक्रमण किया वेनेजुएला पर? अनिल जी, ये बैक आ रहा है, वापस जा रहे हैं मॉनरो डॉक्ट्रिन। 1823 में जेम्स मनरो जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक डॉक्ट्रिन लिखा था, एक चिट्ठी लिखी थी यूरोपियन पावर्स को कि चार चीजें उन्होंने कही थी कि आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे अमेरिकाज में, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। दूसरा, आपके जो कॉलोनीज हैं उनको हम रिकग्नाइज करेंगे, तब कॉलोनियलिज्म होता था। तीसरा, कोई नई कॉलोनी नहीं बनाएंगे। और चौथा, अमेरिका यूरोप के अंदर हस्तक्षेप नहीं करेगा। तब स्पेन और फ्रांस में लड़ाइयाँ थी, वो सब। ग्रीस जो था, टर्की का कॉलोनी था ऑटोमन एम्पायर का उस टाइम पे, वो निकल रहा था, वहाँ रेवोल्यूशन शुरू था, ग्रीस अलग हो रहा था टर्की से। तो इस सब में ये मोनरो डॉक्ट्रिन आया था। उसके तहत अगर आप देखें अनिल जी, पिछले 150 साल से ज्यादा में, 170 हो गए अब तो, 41 बारी तख्ता पलटा है अमेरिका ने लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में, 41 बारी। तो ये कोई नई बात नहीं है। दूसरा, ये बहुत सोची समझी एक खेल था ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन का। सीआईए इन्वॉल्व था, उनके जो प्रेसिडेंट के गार्ड्स थे उनको जरूर पैसे दिए गए। इस तरह से किसी देश के प्रेसिडेंट को उठा लेना बहुत बड़ा एक कारनामा है। तो ओवरऑल देखें तो ये मनरो डॉक्ट्रिन का कंटिन्यूटी है। अमेरिका ये करता रहा है रेजिम चेंज, और इन्होंने बहुत स्पष्ट रूप में दिखा दिया कि पावर कहाँ से आती है। पावर आती है जब आप ट्रांसलेट करें, कड़ी निंदा करके आप बैठ ना जाएं, बट एक्चुअली आप एक्शन लें, वहां से पावर आती है। तो ये कहूंगा कि एक तो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के हौसले बहुत बुलंद हो गए, ये सोचा समझा एक मूव था ट्रंप का। वेनेजुएला के तेल की नजर नजर है। दूसरा जो बहुत बड़ी चीज हो रही थी कि वहां पे क्यूबा के, रशिया के, चीन के और ईरान के बहुत बड़ा हस्तक्षेप चल रहा था। क्यूबा के कई हजार सैनिक वहां पे तैनात हैं वेनेजुएला में। रशिया आर्म्स सप्लाई करता है, चीन सप्लाई करता है, और चीन ने अभी अभी सोने के लिए, क्रिटिकल मिनरल्स के लिए एक एग्रीमेंट किया था। इनफैक्ट एक बहुत सीनियर चीनी डेलीगेशन थी वहां पे। ये होना 4 दिन पहले था, बट कहते हैं कि मौसम खराब था। तो जैसे ही मौसम क्लियर हुआ, इन्होंने ट्रंप ने शुक्रवार रात को ये ओके कर दिया डेल्टा फोर्स को कि आप जाइए। और फिर हमने देखा कि शनिवार सवेरे ये आक्रमण हुआ और ये किडनैप करके ले आए उनके प्रेसिडेंट और उनकी बीवी को। तो कंटिन्यूटी है। चाइना और रशिया का इन्फ्लुएंस खत्म कर रहे हैं, और क्यूबा, कोलंबिया और ऐसे और देशों को ये चेतावनी दे रहे हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। माइट इज राइट फिर से आ गया है इंटरनेशनल रिलेशंस में। बग्गा साहब जरा ये समझाएं कि ऐसी सिचुएशन में कच्चे तेल के दाम शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में बढ़ेंगे या घटेंगे? शॉर्ट टर्म में वेनेजुएला से कोई इम्पैक्ट नहीं है अनिल जी, क्योंकि उनके रिजर्व्स बहुत हैं, बट उनका उत्पादन नहीं है। तो उत्पादन चल रहा था लगभग 1 मिलियन बैरल का, 9.5 लाख बैरल दिन के वो उत्पादन कर रहे थे। वो भी ट्रंप ने जो शिप से जा रहा था उस पर रोक लगा दी, ब्लॉकेड है अमेरिका का। तो कई वेल्स उन्होंने बंद कर दिए थे। यह अच्छी बात है कि अमेरिका ने बमबारी में उनका कोई भी जो तेल उत्पादन केंद्र है उस पे नई बमबारी की। तो रिजर्व्स बहुत हैं, बट उत्पादन नहीं है। शॉर्ट टर्म में कोई इम्पैक्ट नहीं है। लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा पैंतरा है ये अनिल जी, क्योंकि ईरान ऑलवेज कहता है कि मैं पर्शियन गल्फ बंद कर दूंगा अगर आपने मुझ पे आक्रमण किया। अब क्या होता है कि अगले 24 महीने में अगर अमेरिका वेनेजुएला का उत्पादन बढ़ा लेता है, और ईरान का जो 30 लाख बैरल दिन का आता है वो वेनेजुएला उत्पादन करने लग जाता है, तब आप देख सकते हैं कि ईरान के ऊपर भी कुछ अंकुश लगा सकता है अमेरिका। तो ये दुनिया में बहुत बड़ी तब्दीली है। अमेरिका ने जो कैप्चर किया है वेनेजुएला का तेल,
वो इतना ज़्यादा है कि मिडल ईस्ट इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा अगर अमेरिका इसको डेवलप कर सकता है। ये नहीं तय है कि डेवलप कर पाएंगे। तीन चीज़ें हैं अनिल जी, तीन विकल्प आप सोच सकते हैं। एक कि जैसे चल रहा है वैसे चलता रहे, अमेरिका बाहर से ब्लॉकेड करके इनको स्क्वीज करने की कोशिश करे, तब एनीवेज कुछ तेल में इम्पैक्ट नहीं है वेनेजुएला के द्वारा। दूसरा है कि अमेरिका ये जो उनकी जो वाइस प्रेसिडेंट है रॉड्रिग्स, उनके साथ करार कर लें कि चलो मडूरो निकल गए, अब आप हमारे को लिए इन्वेस्टमेंट के लिए खोलिए दरवाजे, तो ये एग्जिस्टिंग के साथ करें। तीसरा है कि तख्ता पलट दें और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को लेके आ जाएं। वो काफी मुश्किल है, उसके लिए बूट्स ऑन द ग्राउंड चाहिए आपको। ऐसा नहीं है कि आप सीधा कर सकते हैं। आपको चाहिए होगा कि 2-2.5 लाख अमेरिकन सैनिक उधर उतरे, और उसमें फिर रशिया और चीन कोशिश करेंगे कि जितना वो क्षति कर सके अमेरिका को उतना करे वेनेजुएला के कंधे से। तो ये तीन विकल्प हैं अनिल जी। स्टेटस को, दूसरा कि ये जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कंटिन्यू रहे, या रेजिम चेंज। अब इन तीनों में से क्या आता है, इससे फिर विकल्प निकलेंगे तेल के लिए। बट ओवरऑल ये सोच के चलिए 24 महीने में ज्यादा उत्पादन होना शुरू हो जाना चाहिए, और मिडिल ईस्ट का जो इम्पोर्टेंस है तेल के मार्केट में वो घटने लग जाएगा, क्योंकि तब तक रशिया का भी तेल पूरा वापस लौट आएगा, और वेनेजुएला अगर 3 से 5 मिलियन बैरल दिन के बनाने लग जाए तो उतना ही मिडिल ईस्ट की इंपॉर्टेंस में कमी आ सकती है। क्या बग्गा साहब एक तरह से ये माने कि अब अगर अमेरिका किसी के भी घर में घुसकर इस तरह से कर सकता है, तो फिर तो रूस और चीन को भी लाइसेंस मिल गया। रूस भी कहेगा मैं तो यूक्रेन को मारता रहूँगा, चीन भी कहेगा मैं तो ताइवान पर हमला करूँगा। क्या इस साल 2026 फिर इस ऐसी कुछ 2-4 और चीज़ें देखने को मिल सकती है, ऐसा डर रहेगा? नहीं अनिल जी, ज्यादा डर नहीं है इसकी एक मूलभूत कारण है, चीन अगर कर सकता तो अभी तक कर गया होता। तो वो क्या करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, फिर देखते हैं कि उनके रॉकेट्स के अंदर तो पानी भरा हुआ है। वो सक्षम नहीं है वो सेना। उनके पास अब नए नए आ रहे हैं, सारा इक्विपमेंट मॉडर्नाइज कर रहे हैं, बट बहुत करप्ट है। और दूसरा, वो बैटल में तैयार नहीं है। अब भारतीय सेना अगर देखें, इतने फ्रंट्स पे हमारी कंटिन्यूअसली लड़ाई रहती है, बहुत सक्षम सेना है। चीन की जो सेना है उसने जंग नहीं देखी बड़ी देर तक। अमेरिकन सेना ने फिर से जंग देखी है अफगानिस्तान में, इराक में, पूरा सीरिया में। तो ये चीन का दम नहीं है ताइवान को अभी हाथ लगाना। 1-2 साल और लग जाएंगे चीन को ताइवान तक पहुंचने में। रशिया में बहुत दम है। रशिया क्या कोशिश कर रहा है, उसको पूरा यूक्रेन खाना है। तो यूक्रेन एक बार ये हाथ में आ गया तो जो बाल्टिक स्टेट्स हैं, लिथुआनिया, इस्टोनिया, ये लाटविया वगैरह, इन सबको वो कोशिश करेगा कि पकड़ ले किसी तरह से। तो रशिया ऑलरेडी ये कर रहा है, 2022 में कर दिया। ट्रंप ने जो छेड़ा है वो सक्षमता रशिया और चीन में नहीं है। यूरोप में एपेटाइट नहीं है और सैनिक नहीं है ऐसा कुछ करने के लिए। नहीं तो आप देखें, जब मनरो डॉक्ट्रिन 1823 में आया था, अमेरिका अनिल जी तब इमर्जिंग मार्केट था। उनकी सेना बहुत ही छोटी सेना थी, और स्पेन, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब अमेरिका के आसपास कॉलोनीज बना के बैठे थे। 1840 आते आते 40 के दशक में अमेरिका ने मेक्सिको के साथ जंग करके टेक्सास, नेवाडा, एरिजोना, कैलिफोर्निया, ये जो इनका इतना बड़ा मेनलैंड अमेरिका का हिस्सा है, ये सब मेक्सिको था। आधा मेक्सिको उन्होंने तकसीम कर दिया 1840 के दशक में। तब से अमेरिकन सेना बढ़नी शुरू हुई, और 1870 तक बहुत स्ट्रांग हो गए। सिविल वॉर के बाद देखें तो मेक्सिको में फ्रांस बैठा था। इन्होंने सैनिक मेक्सिको के बॉर्डर में रख दिए कि आप छोड़ के जाइए मेक्सिको, नहीं तो हम आक्रमण कर देंगे। तो फ्रांस ने विड्रॉ किया है अमेरिकी सेना के सामने 1870 में, जब यूरोप का बोलबाला था दुनिया भर में। वहां से अमेरिकी सेना चालू हुई है। और एक मैकिनली करके प्रेसिडेंट थे जिनको ट्रंप बहुत ही उनको लुकअप करते हैं, क्योंकि उन्होंने टैरिफ भी बढ़ाए थे
और उन्होंने हवाई, प्योर्टो रिको, गुआम और फिलीपींस ये सब स्पेन से छीना था उन्होंने जंग करके। तो ट्रंप अपने को मॉडल करते हैं मैकिनली के ऊपर, टैरिफ हो या जंग हो। अब इन्होंने देख लिया कि इतनी आसानी से ये निकल आए, वो यूएनओ में कड़ी निंदा होगी, सिक्योरिटी काउंसिल में फ्रांस और ब्रिटेन यूएस के पक्ष में वोट डालेंगे, रशिया और चीन निंदा करके निकल जाएंगे। अब खुल जाता है रास्ता। कल अगर आप देखें, इन्होंने मेक्सिको की बड़ी भर्त्सना की, क्योंकि ड्रग जो है वो वेनेजुएला से नहीं आते, ये बहाना बनाया इन्होंने तेल खींचने के लिए। ड्रग जो है, सिंथेटिक ड्रग है, वो मेक्सिको से आ रहा है, और कोकेन जो है वो कोलंबिया में बन रहा है। अब क्या मेक्सिको और कोलंबिया के ऊपर भी इस तरह का अंकुश लगाएंगे? ये बहुत बड़ा एक सवाल आ गया है। दूसरा, यूरोप की तरफ देखें, ग्रीनलैंड जो डेनमार्क का एक ऑटोनॉमस रीजन है, उसके ऊपर इनकी नजर है। लुइसियाना के गवर्नर को इन्होंने स्पेशल इन्वॉय टू ग्रीनलैंड बना दिया, और सीधा लिखा, ये जो स्टीफन मिलर है इनके होमलैंड सिक्योरिटी के सलाहकार, उनकी वाइफ ने कल ट्वीट किया ग्रीनलैंड को अमेरिकन झंडे के अंदर, जो बहुत ही पुअर टेस्ट में था। डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने भी कहा कि हम आपके एलाइज हैं, हम आपके साथ हैं, और इकट्ठे हम नेटो में हैं। आप कैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट को इस तरह से अपने झंडे के अंदर दिखा सकते हैं? और ये दोस्ताना रवैया नहीं है। बट डेनमार्क है बहुत छोटा, 4 मिलियन की पॉपुलेशन है। अब ट्रंप कल चाहें तो ग्रीनलैंड में वो एक बड़ा दस्ता भेज सकते हैं आर्मी का, जिसका मतलब होगा कि नेटो बिखर जाएगा और ट्रंप का कब्जा हो जाएगा ग्रीनलैंड पे। तो कोलंबिया, मेक्सिको, ग्रीनलैंड, ये ज्यादा प्रोबेबिलिटी है बनिस्बत इसके कि चीन या रशिया कोई मिस एडवेंचर करेंगे।